हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद होगी सभी साथी अच्छे होंगे हमारे। हम बात कर रहे थे गौरी की, मोहम्मद गौरी की बात हमने कल की थी। गजनवी के जो दरबारी कवि थे, सॉरी विद्वान थे, उनकी हमने बात किया था। उसके बाद हमने शुरुआत की थी मोहम्मद गौरी की। तो कल हमने जाना गौरी कौन थे। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि कहाँ के निवासी थे ये गौरी। गजनी और हैरात पहाड़ियों, हैरात के बीच स्थित गौर पहाड़ियों से होने के कारण, और इनकी जात भी गौर थी, इसी कारण इन्हें क्या कहा गया, गौरी कहा गया। कल हमने पूरी बात की थी इस गौरी वंश के बारे में, कहाँ से उदय हुआ मोहम्मद गौरी का और क्या क्या हुआ। तो चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में क्या होता है, एक गौर का ही एक व्यक्ति होता है, अलाउद्दीन हुसैन। मोहम्मद गजनवी के पतन के बाद गजनी में स्थितियां सही नहीं रहती है। उसका जो अंतिम शासक मलिक खुसरो होता है, इतना गौरी की तरह शक्तिशाली व उस तरह का नहीं होता है कि वो सब चीज़ें अपने अंडर में ले सके। तो 1155 ईस्वी में गौर का ही एक व्यक्ति होता है, गौर का ही एक व्यक्ति होता है ये अलाउद्दीन हुसैन। क्या नाम होता है इसका? अलाउद्दीन हुसैन नाम होता है इसका। और यह गजनी पर आक्रमण करता है। कहाँ पर? गजनी में आक्रमण करता है और यहाँ पे लूटपाट करता है, और उसके बाद यहाँ पे आग लगा देता है, इसके क्षेत्रों में आग लगा देता है, इसको जला देता है। इसी कारण इस अलाउद्दीन हुसैन को हमने कल क्या कहा था, इसे जहां सोच कहा गया। क्या? जहां सोच या जहां ए सोच, जहान को जलाने वाला या विश्व को जलाने वाला, इससे क्या कहा गया, जहां सोच। उसके बाद बात हमने की थी, चलिए ऊपर आते हैं। 1163 ईस्वी की एक व्यक्ति होते हैं, कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। क्या नाम होता है इनका? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम एक व्यक्ति होते हैं। सॉरी, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, ऐसे चीज़ों को समझिएगा। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम होते हैं, और इनके एक छोटे भाई होते हैं मुइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जो आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। 1163 ईस्वी में इन्होंने यही गौर रियासत की स्थापना करते हैं। 1163 ईस्वी में, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन साम ने गौर रियासत की स्थापना कब की। तो 1163 ईस्वी में स्थापना करते हैं। उसके बाद 1173 ईस्वी में ये इसी गजनी के ऊपर, 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन ने आक्रमण किया, यहाँ पे आग लगाई। और उसके बाद 1173 ईस्वी में इन्होंने भी यहीं पे आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? गजनी में। और यहाँ पे जो गिज के तुर्क वगैरह थे, उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको भगा दिया करके। और उसके बाद यहाँ इस गजनी का शासक बनाते हैं अपने भाई मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को यहाँ का शासक नियुक्त किया। कहाँ से? गजनी पर आक्रमण करके। और यहीं से उदय होता है मोहम्मद गौरी का। आगे बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। यहीं से उदय होता है मोहम्मद गौरी का। और गौरी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। प्रथम मुस्लिम आक्रांता था, प्रथम मुस्लिम आक्रांता गौरी था, जिसका उद्देश्य भारत में केवल धन लूटना नहीं था, बल्कि भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने या साम्राज्य स्थापित करना इसका मेन मोटिव था। मतलब इसका लक्ष्य था भारत में अपना साम्राज्य सत्ता स्थापित करना। लेकिन जो गजनवी आया था, उसका मकसद था केवल भारत में लूटपाट करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल नहीं था। केवल धन को लूटना, भारत को खाली करना ज़्यादा से ज़्यादा इसका लक्ष्य था। लेकिन जो मोहम्मद गौरी होता है, क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रांता जिसका उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था, तो नाम है उसका मोहम्मद गौरी। देखिएगा, सबसे पहला आक्रमण गौरी भारत पर 1175 ईस्वी में करता है। कब? 1175 ईस्वी में आक्रमण करता है मुल्तान के ऊपर। उसके बाद यह 1176 ईस्वी में, उसी एक साल बाद आक्रमण करता है कहाँ पे? सिंध के ऊपर। उसके बाद यह 1178 ईस्वी में आक्रमण करता है भारत में गुजरात के ऊपर। कब? 1178 ईस्वी में आक्रमण करता है गुजरात के ऊपर। और यहाँ के शासक होते हैं चालुक्य वंश के भीम द्वितीय, या मूलराज द्वितीय भी इनको कहा जाता है। और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सोमनाथ मंदिर का जब विध्वंस किया था इसने, मोहम्मद गजनवी ने 16वें आक्रमण में अपने 1025 ईस्वी में, तब वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम वहाँ के शासक थे। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत पालिएगा। भीम प्रथम वहाँ के शासक थे जब गजनवी ने आक्रमण किया था। और इन्होंने ही 1026 ईस्वी में, 1025 में मंदिर तोड़ा गया, लूटपाट किया उसने। और 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। पूरी बात हमने इसकी पिछली क्लास में कर रखी है। जो साथी नए होंगे हमारी पीछे क्लास में जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि आप बीच से आएंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन उतना अच्छे से नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक चीज़, इतिहास का मतलब ही होता है ना कि एक सीरियल से चलेंगे। जैसे हमने सोचा था कि हमने मुगल काल से हम शुरुआत करेंगे, बाबर से। लेकिन मान लीजिए बाबर से शुरुआत करते हैं तो फिर उसमें सुल्तान, बादशाह, खलीफा, ये सब क्या होते हैं,
नहीं पता चलता ना, तो इसलिए एक सीक्वेंस से चलना बहुत ज़रूरी है। हमने शुरुआत की है भारत पे अरबों के आक्रमण से शुरुआत की, वहाँ से हमने सबसे पहले बात की मोहम्मद बिन कासिम की, उसके बाद गजनवी की बात कर रहे हैं, सुबक्तगीन, इन सब की बात कर चुके हैं हम, और आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी की। तो चलिए 1178 ईस्वी में टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए टॉपिक के क्वेश्चन करिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती इन टॉपिक के बारे में तो ज़रूर क्वेश्चन करिएगा अपना, क्योंकि चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें हम मान लीजिए हमें नहीं मालूम है, आपको पता है, तो हमें भी सीखने को मिलेगा आपसे ही। तो चलिए 1178 ईस्वी में ये आक्रमण करता है गुजरात के ऊपर, लेकिन यहाँ पे भाई पहले 1025 में आक्रमण करके गया गजनवी, भीम प्रथम थे तब यहाँ के शासक, भीम द्वितीय को भाई अब गौरी आ रहा है, इनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए ऐसे कि मैं भाई नहीं लड़ने वाला हूँ। तब इनकी माता जी थी, हमारे भारत में स्त्रियाँ पूजनीय हैं, क्यों पूजनीय हैं इसका उदाहरण एक पेश अभी करते हैं हम। इनकी माता जी थी, विधवा माता थी नायिका देवी। कौन थी? विधवा माता थी नायिका देवी जी। चलिए जगह नहीं है, समझ लीजिएगा, नायिका देवी जी थी। इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया और गौरी को झाड़ू लेके, भाई झाड़ू चिमटा जो भी मिला दे धड़ाधड़ मार के भगा दिया। गौरी की यह भारत में प्रथम हार थी। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बनेगा कि भारत में गौरी की प्रथम हार, तो गुजरात आक्रमण पर 1178 ईस्वी में, कब? 1178 ईस्वी में। उस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो भीम सेकंड की माता जी थी, माता का नाम नायिका देवी था। चलिए उसके बाद गुजरात पर गौरी दोबारा आक्रमण नहीं करता है, उसके बाद यह लाहौर, पेशावर और भटिंडा पर आक्रमण करता है। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध। चलिए अब बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध बात करने वाले हैं हम। तराइन का प्रथम युद्ध कहा ऐसा जाता है कि गहरवाल वंश के शासक जयचंद की पुत्री होती है संयोगिता, और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के शासक होते हैं, अजमेर और दिल्ली में। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होता है, जो जयचंद नहीं चाहता है कि हमारी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हो, और पृथ्वीराज चौहान जी इनसे विवाह कर लेते हैं। इसी का बदला लेने के लिए जयचंद, क्योंकि खुद तो बदला ले नहीं सकता था, इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए गौरी को निमंत्रण दिया था जयचंद गहरवाल ने। याद रखिएगा, पूछा जाएगा, हमारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है हमारा कई पेपर में। अभी तो हमने तो इतने सारे पेपर दिए नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें मिलती हैं इधर उधर देखने में, उन्हीं से पता चलता रहता है। तो गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता किसने दिया था? पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए तृतीय, या इन्हें राय पिथौरा भी कहते हैं, आगे बात करेंगे भी। उनको निमंत्रण दिया था जयचंद गहरवाल ने, गहरवाल वंश का शासक था जयचंद गहरवाल, कन्नौज में इसका शासक था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जी को पता चला कि गौरी आक्रमण करने आ रहा है। इनके सेनापति थे खेत सिंह खांगर जी, पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति थे। इन्होंने अपनी मीटिंग की, और बाकी जो राजपूत थे सबसे मीटिंग किया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी, या इन्हें राय पिथौरा भी कहते थे, याद रखिएगा। इन्होंने मीटिंग किया और इनके सेनापति थे खेत सिंह खांगर, और उनके दो सहयोगी थे गोविंदराज और खांडेराव। खेत सिंह खांगर सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, और इनके दो सहयोगी थे खेत सिंह खांगर जी के, गोविंदराज और खांडेराव। और इन सब लोगों ने मिलकर गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया, गौरी को कैद भी कर लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी ने गौरी को मृत्यु नहीं दिया और उसे छोड़ दिया। कहा जाता है यह पृथ्वीराज चौहान जी की एक बहुत बड़ी भूल थी, गौरी को जिंदा छोड़ना। इस युद्ध में गौरी पराजित होता है, पृथ्वीराज चौहान जी विजय होते हैं। उसके बाद गौरी को जिंदा छोड़ देते हैं और वह वापस लौट जाता है। हमने बात की थी कि गजनवी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो, बीच में सबसे पहले हमने बात की थी, उसकी हत्या करता है गजनवी 1192 ईस्वी में, लाहौर में उसका शासक होता है, हत्या कर देता है। और 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध भारत पर आक्रमण करने के लिए गौरी आता है, तो गौरी कहा जाता है कि गौरी ने पहले अपना गुलाम भेजता है मलिक उल क्वाम, गुलाम का नाम होता है, गुलाम का नाम कुआम उल मुल्क। एक तो नाम इतने सारे याद करने पड़ते हैं। कुआम उल मुल्क गुलाम का नाम होता है, गुलाम भेजता है। गुलाम उल मुल्क, चीज़ें दिमाग में फिसल जाती हैं, कितना याद रखें कितना ना रखें। कुआम उल मुल्क इसका गुलाम होता है, किसका? गौरी एक अपना गुलाम भेजता है, गुलाम का नाम होता है कुआम उल मुल्क,
इसको कीवाम उल मुल्क बोलते हैं। देखिए जैसे चीज़ें गलत हो जाती हैं ना तो आप इसमें ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ बोर्ड पेपर जो हमारा आएगा ना उसमें हमें इमला नहीं लिखना है ना कि क्लास 10th का बोर्ड का पेपर लिख रहे हैं, तो हमें तो वहाँ तो बस जाना है, टिक करना है, नंबर लेके अपना सिलेक्शन लेके नौकरी करनी है, वर्दी पहननी है। तो चलिए कीवाम उल मुल्क इसका एक गुलाम होता है और यह पहले भेजता है पृथ्वीराज चौहान जी के पास 1192 ईस्वी में, जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और पृथ्वीराज चौहान जी के पास भेजता है कि गौरी किसको, अपने गुलाम को, कीवाम उल मुल्क, और ये कहता है पृथ्वीराज चौहान से कि हार स्वीकार कर लो अपनी, नहीं बहुत बुरी तरीके से आप पराजित होंगे, गौरी आक्रमण करने आ रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान जी कहते हैं अरे वही गौरी जिसको तो अभी हमने लतेड़ा है, खदेड़ा है यहाँ भारत से, अभी कितनी बुरी तरीके से पराजित करके इसको वापस भेजा। गोविंद पृथ्वीराज चौहान जी नहीं मानते हैं और युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। कहा जाता है कि गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपनी कर्मस्थली अजमेर राजस्थान को बनाया था और ख्वाजा साहब की दरगाह भी वहीं अजमेर में ही है। बहुत सारे लोग गए भी होंगे अजमेर, हमारे बहुत सारे साथी गए भी होंगे, बिल्कुल गए होंगे, हम तो अभी तक नहीं गए हैं। तो चलिए चिश्ती संप्रदाय की भारत में क्वेश्चन हमारा बनेगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने। चलिए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, गौरी विजय होता है, पृथ्वीराज चौहान जी को मृत्यु प्राप्त होती है, वीरगति को प्राप्त होते हैं पृथ्वीराज चौहान। और कहा जाता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध से, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किस युद्ध से भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की। 1193 में ईस्वी में या दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, कब, 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी। तो चलिए अभी हमने बीच में बात की थी जयचंद की, सब कुछ हो गया, पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित किया, लेकिन गौरी एक जो ये होते हैं कौन, जयचंद अभी ये बाकी थे। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, गढ़वाल वंश के शासक जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच में। 1194 ईस्वी में जयचंद पराजित होता है और गौरी में विजय रहता है। यह युद्ध लड़ा जाता है, वर्तमान में फिरोजाबाद है, और इधर इटावा यमुना नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, उत्तर प्रदेश। चंदावर युद्ध में जयचंद का काम खत्म कर दिया जाता है। गौरी बोलता है जब आप अपने दामाद के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। इसके बाद गौरी अपना प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक मिनट रुकिएगा, चलिए वापस आते हैं। डिस्टर्बेंस कभी कभी ज़रूर होता है, अगर ना हो तो पता भी ना चले ना कि क्लास चल रही है, बंद है। तो चलिए चंदावर युद्ध के बाद गौरी ने भारत में अपना एक गुलाम होते, इसके 4 गुलाम थे, 4 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोस, नासिरुद्दीन कुबाचा और बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार और इधर बंगाल में विजय प्राप्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा देता बख्तियार खिलजी, सभी लोगों को पता है। उसमें से मुख्य था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने निसापुर ईरान के काजी होते हैं फकीरुद्दीन, निसापुर ईरान के काजी होते हैं फकीरुद्दीन से गुलाम के रूप में खरीदता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने भारत में अपना प्रशासक नियुक्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और गौरी वापस चला जाता है यहाँ गौर। हमने बात किया था ना गौर, जब गौरी यहाँ से भारत आता है तो यहाँ गौर में आक्रमण होने लगते हैं। गोखरों के आक्रमण गौर में शुरू हो गए, गोखरों ने गजनवी को भी खूब परेशान किया, और अब गौरी की बारी आ गई। तो गौरी वापस चला जाता है अपने गौर दक्षिण अभियान पे वापस जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है या अपनी शासन सत्ता स्थापित नहीं करता है, इसको गोखरों ने बहुत परेशान किया। फिर इसकी मदद करने के लिए गौरी वापस आता है 1205 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में यह वापस आता है, लेकिन भारत नहीं पहुंचता है। 15 मार्च 1206 को गोखरों ने आक्रमण करके, कहा जाता है कि इसे मृत्यु प्रदान की, मौत के घाट इसको उतार दिया गौरी का। गौरी यहीं से समाप्त होता है। गौरी ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए हैं। इसके सिक्कों में व्यक्त मेक मोहम्मद अवतार लिखा हुआ मिलता है। इन सिक्कों को हम देहलीवाल के सिक्के बोलते हैं। और इसके कुछ सिक्कों पर एक तरफ कलमा और एक तरफ
माता लक्ष्मी जी की मूर्ति मिलती है। 2-3 प्रकार के सिक्के चलवाए थे इसने। इसके बाद इसने गहड़वाल, जो चंदावर युद्ध के बाद जो गहड़वाल वंश के जो सिक्के थे उस पर भी इन्होंने भारतीय लिपि अपनाई लक्ष्मी जी की, और नागरी लिपि दोनों को अपनाया। उसके बाद इसने अपने भी सिक्के चलवाए थे। तो चलिए बात करते हैं अब मोहम्मद गौरी की। अब इसके समाप्त होने के बाद हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की। तो चलिए बात करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी अभी बिल्कुल आ जाएंगी। गौरी की भारत में द्वितीय हार कौन सी होती है? तो तराइन के प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बन सकता है कि तराइन के किस युद्ध में गौरी पराजित हुआ? तो तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ था, याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में थानेश्वर भटिंडा, थानेश्वर हरियाणा करनाल वाला क्षेत्र याद होगा सभी को, बात कर चुके हैं हम। थानेश्वर भटिंडा के मध्य होता है, दिल्ली से लगभग 113 किलोमीटर की दूरी पर तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया, के मध्य लड़ा गया। चौहान साहब के सेनापति होते हैं खेत सिंह खांगर, इनके सेनापति होते हैं, लिखते रहिएगा। सेनापति इनके होते हैं खेत सिंह खांगर, ये खा लिखा हुआ है, सॉरी वाह, खेत सिंह खांगर इनके सेनापति होते हैं। इन लोगों ने गुट बना के आक्रमण किया था इसके ऊपर, और इनके सहयोगी होते हैं 2 लोग। खेत सिंह खांगर साहब के सहयोगी होते हैं 2 लोग। एक होते हैं गोविंद राज और दूसरे होते हैं खेंद्राव। गौरी को हमने आपको बताया कि प्रथम मुस्लिम तुर्क आक्रांता था जिसका उद्देश्य भारत में अपनी साम्राज्य स्थापित करना था। लेकिन गजनवी का उद्देश्य क्या था? हमने पहली क्लास में बात की थी कि गजनवी का उद्देश्य था केवल भारत में लूटपाट करना, भारत को खाली करना। चलिए उसके बाद कहाँ पे लड़ा गया? तो थानेश्वर भटिंडा के मध्य। खेदराव नहीं करिएगा, खांदेराव करिएगा इसको। खांदेराव साहब थे। थानेश्वर भटिंडा के मध्य, करनाल हरियाणा के क्षेत्र में, करनाल हरियाणा के क्षेत्र में, दिल्ली से 113 किलोमीटर की दूरी पे है। आप चाहे लिख लीजिए या ना लिखिएगा, 113 किलोमीटर दूर। चलिए गौरी पराजित हुआ। भारत में गौरी की यह द्वितीय हार थी। भारत में गौरी की यह दूसरी हार थी। पहली हार कब थी? तो गुजरात के अभियान में। दूसरी हार थी। चलिए जल्दी से करिएगा, फिर बात करते हैं तराइन के तृतीय युद्ध में, सॉरी तृतीय युद्ध में। राइटिंग पे मत जाइएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आती कमेंट जरूर करिएगा, हम बता देंगे ओरली, या आपको कमेंट में ही जवाब मिल जाएगा आपका। चलिए अब बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। एक मिनट रुकिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1192 ईस्वी को। पूरी कहानी हमने आपको बता दी है, अगर कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर बताइएगा। कब? 1192 ईस्वी में। किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी
वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, गौरी इसमें विजयी होता है। और इनको राय पिथौरा भी कहते हैं, जरूर याद रखिएगा इसको। चलिए, इस युद्ध के पहले गौरी ने अपना गुलाम किवाम उल मुल्क को भेजा। इसके पास भेजता है तो पृथ्वीराज चौहान के पास। तृतीय लिख लीजिएगा आप, पृथ्वीराज चौहान के पास कि हार स्वीकार कर लो। हार स्वीकार कर लो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी मना कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार होती है। बंदी बना लिया जाता है। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट थोड़ा लंबा होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है कि इनके प्रकोप से पृथ्वीराज चौहान जी पराजित हो गए थे। चलिए चलिए जल्दी से नोट करिएगा। चलिए लिखिएगा इसी में। इसी युद्ध के दौरान गौरी की सेना के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके साथ आए थे, किस युद्ध में आए थे? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। ये ज़रूर याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और इनके अभी शिष्य हैं आगे निजामुद्दीन औलिया जी, जिन्होंने क्या कहा था। तो यदि कोई साथी पूरी क्लास देखेगा तो ज़रूर बताएगा कि निजामुद्दीन औलिया जी ने क्या कहा था, जो इनके शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक दो क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, इसका जवाब आप हमें लास्ट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए फिर एक दो पॉइंट और लिखते हैं। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। और कर्मस्थली इन्होंने अजमेर राजस्थान में अपनी बनाया था, इनकी दरगाह भी वहीं पर है। तो चलिए एक अगले पॉइंट में बात करते हैं इसकी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी की हार होती है। 4 गज 24 कदम कुछ करके कहावत भी है, सब आप लोगों को पता ही है। और गौरी ने भी एक बात कही कि मेरी एक भी औलाद नहीं है, लेकिन मेरी सैकड़ों औलादें हैं जो मेरे जाने के बाद मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे, है ना, कुछ ऐसे करके है। तो वो सब चीज़ें पेपर में आनी नहीं है, तो और पता भी है सबको, तो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन और वो चीज़ें हमें आती भी नहीं है, क्यों झूठ बोला जाए भाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं, जिन्होंने इसी पॉइंट से रिलेटेड है ना ऊपर, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की, एक मिनट रुकिएगा जरा सा, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली। इन्होंने अपनी कर्मस्थली अजमेर राजस्थान को बनाया।
अजमेर राजस्थान को कर्म स्थली अपनी बनाते हैं और ख्वाजा साहब की दरगाह भी अजमेर में है। अजमेर राजस्थान में। राजस्थान से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, तो याद रखिएगा। चलिए, इसी युद्ध के बाद भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना होती है, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा आप। इस युद्ध के बाद भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है और आते वक्त ही इसने लाहौर में किसको मारा था? मलिक खुसरो। जो मलिक खुसरो कौन था बताइएगा। चलिए आप, अब सामने तो कोई है नहीं तो मोबाइल से ही पूछ रहे हैं, तो कौन मारा था उसको? 1192 ईस्वी में मलिक खुसरो गजनवी वंश का अंतिम शासक था। चलिए हम ही बता देते हैं। चलिए उसके बाद और लिखिएगा एक पॉइंट, मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की अब बात आगे आने वाली है। इसके बाद बात करेंगे हम चंदावर के युद्ध में। जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। चंदावर के युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक नियुक्त करता है अपना, कौन? मोहम्मद गौरी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को, या निशापुर ईरान के काजी थे फ़कीरुद्दीन, जिसे इसने गुलाम के रूप में ख़रीदा था। तो चलिए आगे बात करते हैं चंदावर का युद्ध। उम्मीद करते हैं जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप ना, क्योंकि इतना समय नहीं है, इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही बार में आ जाएं। अब वो डिजिटल वाला है नहीं कि भाई हाथ छूते ही काम ख़त्म। चलिए, चंदावर का युद्ध। कब लड़ा गया? 1194 ईस्वी में। किसके किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के मध्य। वर्तमान में फिरोजाबाद, यूपी। चलिए, जयचंद गढ़वाल पराजित होता है इस युद्ध में। जयचंद गढ़वाल को गौरी मार देता है। क्या कहता है कि भाई जब तुम अपने दामाद के नहीं हुए तो हमारे क्या हो गए, हम तो आपके कोई भी नहीं लगते ना। तो चलिए, वर्तमान में फिरोजाबाद में है। और लड़ा कहाँ गया था? तो इटावा, यमुना नदी के किनारे। ये भी लिख लीजिएगा। इटावा, यूपी। यमुना नदी के किनारे। चलिए ये भी लिख दें क्या? गौरी विजय रहा। गौरी विजय रहा। एक नोट पॉइंट जरूर करके लिखिएगा यहीं पे। जयचंद गढ़वाल ने ही गौरी को निमंत्रण दिया था चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए।
यहाँ पे कितने लोग मिल चुके हैं ना, एक जयपाल, उसके पहले दाहिर, और उसके बाद अब ये जयचंद, ये जयचंद, ये जयपाल जा। तो चलिए नोट करिएगा जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं। उधर दाहिर ने टांग अड़ाई, फिर युद्ध हुआ, उधर जयपाल ने टांग अड़ाई। पहले ही जा रहे हैं बखेड़ा खा के आ रहे हैं, कोई शर्म ही नहीं ना। मतलब दुश्मन को ये लोग हवा ही समझ रहे हैं, और उसके बाद खुद ही तोड़े गए। तो चलिए ऐसा मत करिएगा, एकता में शक्ति होती है। अगर इन्होंने ये ना किया होता तो फिर आज पृथ्वीराज चौहान जी गौरी को फिर से एक बार हरा दिए होते। तो चलिए सब जाने दीजिए। इसी युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को या अपना प्रशासक नियुक्त करता है। चलिए लिखिएगा जल्दी से। गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा जरा सा। ऐबक को भारत में प्रशासक नियुक्त किया, प्रशासक नियुक्त किया 1294 में ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक, चलिए यहीं पे लिखते हैं। इसको लिया कहाँ से तो ज़रूर लिखिएगा। फकीरुद्दीन से। गुलाम के रूप में खरीदा था। चलिए गौरी के गुलाम लिख लीजिएगा इसी वक्त। तो पहला था तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला गुलाम था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था यालदोज, दूसरा था यालदोज। उसके बाद नासिरुद्दीन कुबाचा, आप केवल कुबाचा लिखिएगा, जो लोग लिखना चाहते लिख लीजिएगा नासिरुद्दीन कुबाचा। और उसके बाद बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, चार इसके प्रमुख गुलाम थे। इसने बिहार व बंगाल में विजय प्राप्त की थी बख्तियार खिलजी ने। और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसने आग लगवा दी थी, तो सबको पता है। चलिए फिर आगे की बात करते हैं। इसके बाद गहड़वाल के सिक्कों पर इसने भारतीय लिपि, लक्ष्मी और नागरी लिपि को अपनाया था। उसके बाद इसने अपने भी सिक्के चलाए, जिसमें व्यक्त में मोहम्मद अवतार जिन सिक्कों में लिखा हुआ था उन सिक्कों को हम देहलीवाल के सिक्के बोलते थे। और जिन सिक्कों में एक कुछ सिक्के थे इसमें जिसमें कलमा और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी जी की आकृति हुआ करती थी। और कुछ सिक्के थे इसमें जिसने व्यक्त में मोहम्मद अवतार लिखा हुआ करता था। उन सिक्कों को हमने क्या बोलते हैं, उन सिक्कों को हम देहलीवाल के सिक्के बोलते हैं। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
था इतना ऊपर यार जी। किस सिक्कों पर नागरी लीप अपनाता है यार? नागरी लीप अपनाता है कौन? मोहम्मद गौरी। चलिए उसके बाद गौरी जो अपने सिक्के चलवाता है, गौरी ने अपने सिक्कों में क्या एक तरफ कलमा और एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। कलमा लिखा हुआ करता था और एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति हुआ करती थी। लिखा मिलता है और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। एक सेकंड जरा सा रुकिएगा, ये भी अपना पानी मांग रहा है ना, पेट्रोल। चलिए भाई, कुतुबुद्दीन सॉरी, ये मोहम्मद गौरी की अभी मृत्यु नहीं हुई है, तो आज इसकी मृत्यु करवा देते हैं। उसके बाद फिर अगली क्लास में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, देवी लक्ष्मी की आकृति। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके कुछ सिक्कों पर व्यक्त में एक मोहम्मद अवतार लिखा मिलता है। ये मिलता है लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा, इसको साफ करके दूसरा लिखते हैं यार। अव्यक्त में एक मोहम्मद अवतार। इसे देहलीवाल के सिक्के कहते हैं, जिसे देहलीवाल के सिक्के कहते हैं। चलिए कंप्लीट हुआ गौरी। अभी इसकी एक दो पॉइंट बचे हुए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, फिर आज के टॉपिक को समाप्त करेंगे यहीं पर। तो जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर साफ करके बोर्ड आगे बढ़ते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं। अब वापस आते हैं थोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब इसने, ये तो बीच की बात थी जब गौरी था यहाँ पे भारत में। चलिए चंदावर युद्ध के बाद, चंदावर युद्ध कब? 1194 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को
1194 ईस्वी में इस गौरी ने लिख लीजिएगा। गौरी ने का मतलब मोहम्मद गौरी ने भारत कुतुबुद्दीन ऐबक, अरे यार, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। प्रशासक के रूप में नियुक्त करता है, इसको बल अहिद की उपाधि देता है। ये मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को बल अहिद की उपाधि देता है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को बल अहिद की उपाधि देता है। आगे बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के विस्तार से। जब ये गुलाम वंश की स्थापना करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद यह स्वयं दक्षिण अभियान पे चला जाता है। जहाँ पे दक्षिण अभियान में चला जाता है, उसके बाद जो गौर पे आक्रमण होते हैं वहाँ पे वापस चला जाता है। इसको प्रशासक नियुक्त करने के बाद, चलिए और यहाँ पे लिखिएगा, दो तीन चीज़ें मिलती हैं कि गौर वापस चला जाता है। आप लिखिएगा मध्य एशिया पर वापस चला जाता है कौन, गौरी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है, खोखर जाटों ने, हमने आपको बताया था, खोखर के जाटों ने इसको खूब परेशान किया मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को, और ये शासन इसका गड़बड़ा रहा था। तो उसी की कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद करने के लिए गौरी वापस भारत आता है, 1205 ईस्वी में चलता है। लेकिन फिर खोखर के ही जाटों ने इसको 15 मार्च 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर मृत्यु प्रदान की। तो चलिए फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, जल्दी से इसको करिएगा, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब ये सारी कहानी लिखना तो बेवकूफ़ी होगी ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन सही से नहीं चला, तो ये सब चीज़ें नहीं लिखिएगा। चलिए पॉइंट लिखिएगा, 1206 ईस्वी में खोखर जाटों के विद्रोह को दमन, यह राइटिंग बिल्कुल बेकार हो गई, दमन करने हेतु मोहम्मद गौरी भारत वापस आता है कब, 1206 ईस्वी में। और 15 मार्च 1206 ईस्वी के खोखर जाटों ने इसका दमयक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु कर दी थी। भारत नहीं आ पाता है यार, भारत लौटा परंतु खोखर जाटों ने 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमयक नामक स्थान पर गौरी के ऊपर आक्रमण करके उसे मार दिया, याद जरूर रखिएगा। 15 मार्च 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में
जितना हमसे हो सकता है उतना ज़्यादा सरल भाषा में कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हमें पता हैं वो बोर्ड पे लिखने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि चीज़ें कुछ मिस ना होने पाएँ, इधर उधर ना जाने पाएँ ना, कि फिर बाद में गड़बड़ हो जाए, हमारे लिए भी मुसीबत हो जाएगी, आपके लिए भी मुसीबत हो जाएगी अगर पेपर में पढ़ाई हुई चीज़ नहीं आएगी। तो चलिए, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करेंगे हम दिल्ली सल्तनत की। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलामों का गुलाम जिसे कहा जाता है उसकी बात करेंगे, इल्तुतमिश की। गुलामों का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है कौन? इल्तुतमिश। इन सब की बात आगे करेंगे दिल्ली सल्तनत की। और कल क्रम से सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर जैसा होगा आगे की बात करेंगे। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लगभग 300 वर्षों का शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर चलता है। तो चलिए फिर आगे की क्लास में इन सब की बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई खूब जोरों से करते रहिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।